Hello class, welcome to today's class where we are going to talk about different varieties and improvement of food resources. तो हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था इस क्लास के बारे में कि क्यों इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज ज़रूरी है, राइट? एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री मेथड्स, दैट इज़ हाउ कैन वी डू द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज. सो इम्प्रूवमेंट of food resources जनरली यहाँ पे पहले तो हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हम पहले तो सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं विद दीज 3 पॉइंट्स, दैट इज़ हमें यील्ड इंक्रीज़ करना है. ठीक है, तो यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ठीक है, सेकेंड वी कैन डू इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. And third one we can do is crop protection management. ठीक है, ये 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसको प्रॉपर हम बना सकते हैं, या फिर वी कैन अचीव द नेसेसरी गोल ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड विच वी रिक्वायर. ठीक है, तो उसके लिए हम ये 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं. तो आज हम सबसे पहला मेथड स्टडी करने वाले, दैट इज़ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप वैरायटी. जैसे कि हम डायरेक्टली फर्स्टली वी विल प्रेफर द प्लांट्स विच आर गुड इनटू क्रॉप से प्रोडक्शन, और वी कैन से सिलेक्ट दोज ओनली प्लांट्स विच गिव अस हाई यील्ड. ठीक है, या फिर हम सिंपली एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वी कैन डू इज़ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, वाई व्हाट इज मेंट बाय प्लांट ब्रीडिंग एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर आवर बेनिफिट. ओके, सो प्लांट ब्रीडिंग इज a purposeful manipulation of plant species in order to create a desired plant type. और वैरायटी. ठीक है, तो ये कौन सा होता है प्लांट, हमने क्या प्रोड्यूस किया है, इसमें क्या किया प्लांट ब्रीडिंग में, वी हैव पर्पसफुली मैनिपुलेटेड, यानी कि हमने पर्पसफुली मॉडिफाई किया है प्लांट के स्पीसीज़ को, कि हम ऐसा प्लांट क्रिएट करें कि जो हमारा डिज़ायर्ड टाइप है. नाउ व्हाट विल बी आवर डिज़ायर्ड टाइप? आवर डिज़ायर्ड टाइप विल बी द वन विच विल बी से बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन. ठीक है, or our desired type could be say the plant which will give better yield. ठीक है, और our desired type could be a disease resistant plant. ठीक है, तो हम इसमें से या फिर ये तीनों भी. ठीक है, सो वी विल चूज प्लांट फॉर ब्रीडिंग, और वी विल डू प्लांट ब्रीडिंग फॉर obtaining a plant having all of these characteristics, that is it will be best suited for cultivation, it will have a better yield, it will give a disease resistant plant. और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो है वो हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कैरी आउट करते हैं, ताकि हमें एक ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट मिले कि जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में सूट हो के वहाँ पे ग्रो हो सके, वहाँ पे हम उसको यील्ड जो है वो अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ले, और फिर जाके ये प्लांट्स जो है वो डिसीज रेजिस्टेंट रहे, ताकि देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ एडिंग पेस्टिसाइड्स इनटू इट, और से एडिंग एनी से प्लांट मेडिसिन इनटू इट. तो ये सब की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे देखकर हम वो प्लांट्स को ब्रीडिंग करते हैं. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ प्लांट ब्रीडिंग इज़ कैरिड आउट. ठीक है, सो प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मेन से टाइप्स है.
ठीक है, तो उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको हाइब्रिडाइज कर सकते हैं और फिर जाके उनकी वैरायटीज़ जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो देर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन टू प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, तो वो हम पहले देख लेते हैं. ठीक है, so there are few steps. So what are the steps involved into this that we will see. First step is collection of variability. ठीक है, ना व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, या फिर इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जनरली जो इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन हम करेंगे अगर जाके जो नेचुरल प्लांट्स प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास वैरायटी हमें कलेक्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल से कॉर्न, ठीक है, मेज़, तो ये सारी चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो ये प्लांट का टाइप हो गया. अभी इसमें हम देखेंगे, या फिर आप एग्जांपल ले लो गेहूं का, वीट, ठीक है, तो वीट को अगर हम देखेंगे तो एक ही क्वालिटी का वीट सभी जगह मिलता है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट. तो अलग अलग टाइप, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग से ब्रीड्स ऑफ वीट आर प्रेजेंट इन द मार्केट इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली उसके हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे नेचर में. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी वैरायटी एंड कलेक्ट इट्स सीड्स फॉर इट. ठीक है, तो ऐसे यानी कि हर एक वैरायटी फ्रॉम से अवेलेबल सोर्सेस, या फिर इवन वाइल्ड वैरायटीज़, यानी कि नेचर में जैसे वो नेचुरली प्रेजेंट है उसमें से भी कुछ स्पीसीज़ होंगी जो नेचर में ग्रो हो रही होंगी, जो वहाँ पे हम कल्टीवेट उनको किया नहीं होगा, या फिर कल्टीवेटेड वैरायटी होगी. इन सबको एक साथ लाना उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी. ठीक है, सो जर्म प्लाज्म यानी कि क्या? जर्म प्लाज्म यानी कि प्लांट के जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है जर्म प्लाज्म, यानी कि उसके से पोलन ग्रेन्स एंड उसका ओव्यूल. ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली ये सीड लगाने के बाद जब फ्लावर आएगा तो उसमें से आएगा. ओके, सो वही यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जितने पॉसिबल प्लांट्स है पूरे अर्थ के ऊपर, या फिर जो हमारे एरिया में कल्टीवेट हो रहे हैं, या फिर हमारे आजू बाजू के जो वाइल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे वो भी वेरिएबिलिटी अगर हमें मिल रही होगी, तो उसको एक्सप्लोर करके उन सबको कलेक्ट करके लाना, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, तो अब बात हो रही है कि हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी चाहिए. ठीक है, या फिर इम्प्रूव्ड वैरायटी किस चीज़ों में चाहिए, तो हमने ये तीन चीज़ें हमने निकाली है कि ये बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ये हमारे जो बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन है, किस तरह से टेम्परेचर कंडीशन है, किस तरह का सॉइल है, किस तरह का से वाटर अवेलेबिलिटी है, ये सब के हिसाब से वो वहाँ पे कल्टीवेट करने के बाद ग्रो होना चाहिए. ये हमारा सबसे मेन पर्पज़ है, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेकंड हमें क्या चाहिए? बेटर यील्ड चाहिए. ऑब्वियसली हम ब्रीडिंग किस लिए कर रहे हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलना चाहिए, तो उसने बेटर यील्ड देना चाहिए. से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, भले ही हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगा, क्वांटिटी नहीं मिल रही है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो भी नहीं चलेगा. सो वी नीड बेटर यील्ड. ओके, एंड थर्ड इज डिजीज रेजिस्टेंस, बिकॉज डिसीजेस आर द मेन रीजन टू विच हैम्पर द यील्ड ऑफ द प्लांट, राइट. तो उनमें भी हमें डिसीज रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से रह सके या फिर ग्रो हो सके और उसमें से प्रोडक्ट भी अच्छा खासा ही आएगा. ठीक है, तो हियर व्हाट वी विल डू कि जो हमारा जर्म प्लाज्म कलेक्ट हुआ है या फिर जो भी हमारे पास सीड्स कलेक्टेड है उनको पहले हम ग्रो करके स्टडी करेंगे कि जो सारे प्लांट्स हैं उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और फिर उसमें से हम पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे. पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे यानी कि वी विल चूज द पेरेंट्स विच आर से सूटेबल फॉर अस. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्न. ठीक है, तो अगर मैंने कॉर्न का एग्जांपल लिया तो हमें पता है कि हमें हमारे पास एक वैरायटी आता है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न, राइट, जिसका अगर हम कॉर्न को अब देखेंगे तो काफ़ी छोटा होता है. ठीक है, इस तरह से कुछ होता है, बट उसके कॉर्न सॉरी जो कॉर्न उसका ये है वो बहुत छोटा होता है, बट उसके कॉब जो है वो काफ़ी मोटे, बड़े, एंड दे आर वेरी टेस्टी, यानी कि मीठे भी होते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से. और फिर जाके हमारा जो इंडियन वैरायटी ऑफ कॉर्न है उसको अगर हम देखेंगे तो कि उसका ये जो कॉर्न कॉब है वो काफ़ी छोटा होता है बट वो नंबर में बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और वो पूरा जो है वो बहुत बड़ा सा कॉर्न होता है. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है.
पतला सा है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉर्न है बट वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वैरायटीज़ है। अभी इसमें से क्वालिटी देख लो, इसमें से इसकी कॉर्न की कलर गोल्डन होती है, इसमें स्वीटनेस होता है, इसमें साइज़ काफ़ी बड़ी है, बट इसमें क्या है, साइज़ बहुत छोटी है, बट इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या है देख लो। ये हमारे कल्टीवेशन एरियाज़ में ग्रो हो सकता है, ठीक है। इसको हमारे यहाँ के डिसीजेस रेजिस्टेंट होंगे, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कॉर्न कॉब्स है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो ये सारी इसकी प्लस क्वालिटीज़ है, ये सारी इसकी प्लस क्वालिटीज़ है। अभी हमें ऐसा एक कॉर्न बनाना है कि जिसमें नंबर इतना ज़्यादा हो बट क्वालिटी इस तरह की हो, ठीक है। तो हम किस तरह के पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे, इवैल्यूएशन, यानी कि हमें क्या चाहिए। सो वी वांट दिस काइंड ऑफ कॉर्न इन दिस काइंड ऑफ साइज, ठीक है। सो वी विल डू दैट. So we will select this as first parent, this as the second parent. Okay, so that is called as the evaluation and selection of parents. Then third step we will do is cross hybridization. ठीक है। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं बाय हाइब्रिडाइजिंग द टू पेरेंट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस होता है, बट फिर भी एट द एंड देर आर चांसेस दैट वी मे गेन द क्रॉप ऑफ आर इंटरेस्ट, ठीक है। सो हेंस इट इज़ कैरिड आउट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि देर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। ओके, तो इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं, वॉट वी डू इज़ इन इमैस्कुलेशन, एक प्लांट को हम मेल प्लांट बनाते हैं और एक प्लांट को हम फीमेल प्लांट बनाते हैं। नाउ व्हाट हाउ दैट इज़ डन इज, सपोज इसका एक फ्लावर होगा, ठीक है। तो इसके फ्लावर में से हम वो फ्लावर ब्लूम होने के पहले, यानी कि जब भी वो कली होता है उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसके अंदर का एंथर जो है उसको प्लक आउट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लावर में से मेल गैमेट्स पूरे चले जाएंगे, यानी कि उसमें कभी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज एंथर्स एंड बी प्लक्ड। तो इस कंडीशन में वो फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर बन जाता है और दूसरा जो फ्लावर है उसको हम मेल फ्लावर रखेंगे, ठीक है। और फिर आर्टिफिशियली उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जब निकलेंगे तो उन पोलन ग्रेन्स को ब्रश के सहारे उसको उठा के दूसरे फ्लावर के गाइनोशियम के ऊपर हम डस्ट कर देंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, सीड्स बनने की राह देखेंगे। सो दैट विल बी डन इनटू दिस स्टेप, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इज डन, ठीक है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके इनके प्रोडक्ट का आने का हम राह देखेंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बार कि जब भी हमें प्लांट मिलेंगे इनमें से, ठीक है, हम किसको एम कर रहे थे कि ये साइज़ में हमें ये वाले कॉर्न कॉब मिले और इतने नंबर में मिले, ठीक है। और जो हमारा एरिया है उसमें ये ग्रो हो सके, क्योंकि ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न है, उसको उधर के एनवायरमेंटल कंडीशन की आदत है, इसको अलग एनवायरमेंटल कंडीशन की आदत है। तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आने की कोशिश हम करने वाले क्रॉसिंग के बाद, राइट। क्योंकि इसमें इसके जीन्स में हमने इसके जीन्स को ऐड कर दिया थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हमने इसके पोलन ग्रेन्स उठा के इसके गाइनोशियम के ऊपर डस्ट कर दिए थे, राइट। तो इस कंडीशन में वी आर थिंकिंग अबाउट कि पॉजिटिव रिजल्ट है, बट नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि वी कुड गेट अ प्लांट ऑफ दिस साइज एंड इसके सारे छोटे वाले साइज के कॉर्न कॉब्स इसमें आ जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आ सकता है। सो टू अवॉइड दिस कंडीशन कि हम डायरेक्टली ऐसा ही नहीं मान सकते कि डायरेक्टली हमें सब कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, वी हैव टू डू द फोर्थ स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें से जो भी सारे सीड्स आएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद उनको कलेक्ट करेंगे और उनको ग्रो करेंगे, ठीक है। और उसमें से डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कॉर्न जो हमें मिलेगी, ठीक है। सपोज हमें कुछ कॉर्न मिलेंगी कि जिसमें हमें बहुत बड़े साइज़ ऑफ कॉर्न तो मिल गया और बहुत लंबा भी है वो और सब कुछ है उसमें पॉजिटिव, बट वो शायद मीठा नहीं होगा, ठीक है। तो इट विल बी पॉइंटलेस टू हैव दिस कॉर्न। ओके, सो फर्स्ट वाला डिस्कार्ड। फिर जाके हमें ऐसा भी मिल सकता है कि छोटे छोटे कॉर्न आ गए, सभी मीठे हैं बट वो सब कुछ किस में आ गए,
Now these have come into a smaller size, so again this one will be of no use. Then we will somewhere after screening a lot of them, may we receive a corn which will be having corn cobs which are sweet, which are bigger in size, and they even look pearly, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे दिखने में है और मीठे हैं और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए और वो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं, ऐसा वाला एक कॉर्न कॉब हमें मिल जाएगा। और फिर जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल प्लांट इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कार्ड द वंस विच आर नॉट नेसेसरी, यानी कि हम क्या करेंगे, उनको स्क्रीन आउट करेंगे कि दिस इज़ नॉट द वैरायटी विच वी नीडेड, दिस इज़ ऑल्सो नॉट द वैरायटी विच वी नीडेड। देन वी विल सेलेक्ट ओनली वन वैरायटी विच वॉज गुड फॉर अस, यानी और जिसने क्या किया, जिसने हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए, एंड देन वी विल पास एंड अप्रूव इट, ठीक है। और जैसे ही टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा, सो वी विल डू द लास्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग, release and commercialization। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर जैसे ही हमें एक वैरायटी मिल गई, इसको हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इसका नंबर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करेंगे और फिर जाके वी विल ग्रो इट इनटू नंबर्स, वी विल प्रोड्यूस सीड्स आउट ऑफ इट एंड देन वी विल सेंड इट इनटू द मार्केट फॉर फार्मर्स टू कल्टिवेट इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर से इम्प्रूवमेंट ऑफ द वैरायटी। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थ्रू दीज टेक्निक्स वी कैन इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट। अभी इसमें एग्जाम्पल है आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमें डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी अगर इम्प्रूव करनी है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सो रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट का एबिलिटी टू फाइट एनी डिसीज़ और पैथोजन, ठीक है, जो कि डिसीज़ कॉज करता है, उसको हम से बोल सकते हैं रेजिस्टेंस एबिलिटी, ओके। तो ये एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है होस्ट प्लांट का, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कन्वेंशनल मेथड के थ्रू या फिर ये ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज, फर्स्टली वी विल स्क्रीन द वैराइटीज़, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करेंगे, इवैल्यूएशन एंड स्क्रीनिंग करेंगे ऑफ द पेरेंट्स का, फिर जाके उसमें से प्लांट सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे इनकी जगह हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, द वन विच इज़ डिजीज रेजिस्टेंट एंड द वन विच इज़ गुड क्वालिटी, ठीक है। और फिर उनमें क्रॉस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ओके। फिर जाके हाइब्रिड्स का पूरा एवेल्यूशन, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग करेंगे कि कैसे मिले हमें हाइब्रिड्स, उसमें से कोई डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होगा, किसी को डिजीज रेजिस्टेंट है बट उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, और कोई होगा कि जिसमें क्वालिटी भी अच्छा है और डिजीज रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। ऐसा क्वालिटी हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपरली ग्रो होता है कि नहीं, उसमें सच में ही डिसीजेस होते हैं कि नहीं, फिर जाके उसमें रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीट का एक वैरायटी है जिसका नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी वीट को उन्होंने डेवलप किया था फॉर से लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, और फिर जाके हिलबर्ट डिसीज के लिए उन्होंने उसका रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप किया हुआ है। या फिर इवन कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर में बहुत सारे ब्लैक रॉट डिसीज़ होता है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, या फिर यू ऑल्सो लर्न अबाउट कर्व ब्लाइट डिसीज़, ये सब में भी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ उन्होंने डेवलप की है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। सो लेट अस रीड द थ्योरी पार्ट अ बिट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, ओके। So here we will just read this part and we will do the next part next time. So first is the major activities which are essential for improving the variety. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो हमने आज स्टडी किया है, फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है जिनके थ्रू हम वैरायटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट रीड थ्रू दिस एंड वी विल कवर दिस पार्ट। सो द डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा अभी है ना, सो डिजायरेबल सुपीरियर कैरेक्टर इज इन अ वैरायटी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसमें हमने पहला स्टडी किया दैट इज क्रॉप ब्रीडिंग। So plant breeding is science of improving the heredity of the plant in relation to the economic use. So the various method used are as below. First is introduction of the introduction. So it is the oldest method of the crop improvement, जिसको हम बोलते हैं hybridization. So hybridization was the first technique used by all of the human civilization. So that is the process of cross breeding between two genetically dissimilar individuals is called as hybridization. So this process helps to produce hybrid variety with desirable characteristics, okay. So in order to obtain
obtain improved variety, following steps should be taken. So first is choice of parent, जो मैंने बताया था collection of variability. So इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will collect the variety of crop plant which has which should have at least one desirable quality, such as high yield, or it should have resistance to diseases, resistant to climatic stress, everything. Okay, तो ये सब में से हम parent select करेंगे. फिर क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे. Pollen grains of one plant of one variety is dusted over the stigmas of the other plant of other variety and vice versa. So a new variety of plant is with good characteristics of both parents is selected. ठीक है, so ये टेक्निक हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है. तो उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट emasculation. So emasculation is what? Emasculation of removal of anther before एंथसिस, यानी कि बिफोर द एंथर इट बेयर्स पोलन ग्रेन्स, उसको रिमूव करना है सो दैट इट प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन. इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज़, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या फिर ये जो क्रॉप्स की है वो बताया है. जैसे व्हीट में आता है कल्याण, सोनालिका, सरबती गहू. ओके, सो ये सब कुछ इनके वैरायटीज़ हैं. नेम्स आप बस रीड कर लेना, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स लिखने में ईजी जाएगा. ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कैन बी डन इनटू 3 टाइप्स. तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज इंटर वैराइटियल. इंटर वैराइटीज एक स्पीसीज़ के 2 वैराइटीज़, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के अंदर ही अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो फिर हम गेहूं के 2 वैराइटीज़ सिलेक्ट करेंगे. या फिर हमने अभी कॉर्न का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें से हमने 2 वैराइटीज़ ऑफ कॉर्न में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था, तो उसको बोलते हैं इंटर वैराइटियल हाइब्रिडाइजेशन. दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2 स्पीसीज़ के अंदर, एक जेनरा के 2 स्पीसीज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. और तीसरा है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज बिटवीन 2 जेनेराज, यानी कि 2 अलग अलग जेनेराज ऑल टुगेदर, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि म्यूल एग्जाम्पल आ सकता है. म्यूल इज़ क्रॉस बिटवीन ए डोंकी एंड हॉर्स. ठीक है, या फिर हिनी इज़ एग्जाम्पल, या फिर लाइगर इज़ एन एग्जाम्पल. ओके, या फिर इंटर जेनेरिक में जैसे कि ये साइप्रस है. साइप्रस इज़ अ वैरायटी ऑफ कैक्टस, तो इट इज़ अ हाइब्रिड, इंटर जेनेरिक हाइब्रिड है ये, तो इसका एग्जाम्पल आता है. ठीक है, दिस एग्जाम्पल्स आर नॉट आस्क्ड, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये दिखा रही हूँ. ठीक है, so coming back to this, then what we can do other than this is, for improving the variety we can do is genetic engineering. So what is genetic engineering? So transfer of one or more genes, यानी कि हमें पता होगा अगर DNA फ्रैगमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जिससे क्वालिटी इंप्रूव होगा या फिर इससे क्वांटिटी इंप्रूव होता है, तो उस जीन को ही सिर्फ निकालो और दूसरे प्लांट में उसको ट्रांसफ़र कर दो, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. अभी ये काफ़ी से शॉर्ट मेथड है जिसमें हमें वैरायटी स्क्रीन करते बैठने की, टेस्ट करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें पता है कि इसमें से अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है. बट दिस टेक्निक इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट रिक्वायर्स लेबोरेटरीज एंड एवरीथिंग, सो हेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू से डू दिस टेक्निक बाय एनी फार्मर. हाइब्रिडाइजेशन कोई भी कर सकता है, बट वी कैन नॉट डू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन फार्म. ओके, सो द प्लांट in which the foreign gene is been introduced is now called as transgenic plant. ये important है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको. what is transgenic plant? Transgenic plant is a genetically modified plant. ठीक है, तो that is genetically modification. okay, और genetic engineering, जैसे कि for example एक BT cotton का चीज़ है, that is BT cotton is genetically modified crop which carries bacterial gene that is of Bacillus thuringiensis. ठीक है, बैसिलस thuringiensis नाम का एक बैक्टीरिया है. अभी ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इट इन्फेक्ट्स दी बोलवर्म, और उसके गट में यानी कि उसके इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन करके उसके इंटेस्टाइन के लाइनिंग को वीक कर देता है, जिसकी वजह से ये बोलवर्म्स मर जाती है. ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये बैसिलस thuringiensis का वो जीन जो है जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, उस जीन को हमने निकाला और कॉटन के अंदर हमने इस जीन को प्लेस कर दिया. अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉटन के हर एक सेल में ऐसा एंटीजन प्रोड्यूस होने लग गया जिसकी वजह से ये डिसीज़ प्रोड्यूस होता है. तो जैसे ही प्लांट के ऊपर, क्रॉप प्लांट के ऊपर बोलवर्म का यानी कि इंसेक्ट का अटैक होना शुरू हो गया, वैसे ही जैसे वो प्लांट के लीफ खाना शुरू कर देता था, उसको इन्फेक्शन हो जाता था और वो मर जाता था. ठीक है, सो हेंस व्हाट वी हैव डन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड अ प्लांट
which contains this gene, that is Bacillus thuringiensis का gene, यानी कि BT, Bacillus and thuringiensis का BT, और कॉटन के अंदर उसको डाला है और फिर इसको हमने नेम दे दिया BT कॉटन कमर्शियलाइजेशन के लिए. और फिर now we have introduced this cotton variety into market, and hence now farmers are fearless about cultivating the crop without any infection from the worms, and then they get good product also. ठीक है, so hence this is how genetic engineering is used. Then what are objectives of plant breeding? So high yielding variety is obtained, that is जो हमें yield desired होता है वो हमें मिल सकता है. पर एकड़ हमें लैंड के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलता है. सो है मेन एम ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज ऑब्टेनिंग हायर यील्ड ऑफ ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स एक्सेट्रा. सो दीज varieties are called as high yielding varieties, HYV. Need of higher crop yield, because there is urgent need of continuous increase of crop yield because rising human population, animal population ज़्यादा हो गया है, increasing the intake of proper diet शुरू होना ज़रूरी है, और फिर जाके क्रॉपिंग एरिया जो है वो काफ़ी कम हो गया है. इसीलिए हमें एक जितना अवेलेबिलिटी है लैंड का और सब कुछ, उसमें काफ़ी अच्छा बेटर प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है. बेटर क्वालिटी इज़ कंसिडरेशन such as baking quality, protein quality, oil quality, preserving quality of the crop plants. It varies from crop to crop. इसको improve करना भी ज़रूरी है. बायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे कि ड्रॉट स्ट्रेसेस हो गए, फ्लड स्ट्रेसेस हो गए, इनको फाइट करना, या फिर जाके इंसेक्ट्स का अटैक, रोडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक, इसको से हैंडल करना. और फिर वराइटीज़ ऑफ स्ट्रेस इम्प्रूव्ड वराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स शुड बी डेवलप्ड. देन चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कि प्लांट जो है उसका शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर मैच्योर हो रहा है तो हमें सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी मिलेगा, है ना. तो हमें क्रॉप प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मार्केट में हम बेच सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी, यानी कि मैच्योरेशन जिसका कम होगा ऐसे क्रॉप सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो इट हेल्प्स फार्मर टू रेज मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर, यानी कि छोटे टाइम ड्यूरेशन में अगर ये मैच्योर होगा तो उस क्रॉप को निकालो, नेक्स्ट ड्यूरेशन में नेक्स्ट क्रॉप लगाओ, है ना. तो बचे हुए टाइम में हम उसी फार्म को फटाफट यूज़ कर सकते हैं, और फिर जाके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम एक जगह में से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकालेंगे. ओके, देन wider adaptability. So crops will be wider adaptable to say stabilizing the crop production under different environmental condition. तो जैसे कुछ अगर varieties हमने import की हुई है तो उनकी varieties को से हमारे areas में, हमारे लैंड में, हमारे सॉइल में, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा. And then lastly, desirable agronomic characteristics, like जैसे for example high productivity, या फिर achieving high productivity of cereals. The plant should be dwarf in height, यानी कि short heighted होना चाहिए, या फिर उसने consume soil में से जो nutrients ले रहा है वो कम लेके it should be stronger and withstand these strong winds एंड प्रिवेंट लॉजिंग, यानी कि जब भी विंड्स आते हैं तो प्लांट सो जाते हैं ना, यानी कि वो गिर जाते हैं, तो उनको लॉजिंग बोलते हैं, तो वो प्रिवेंट हो जाना चाहिए. फॉडर क्रॉप्स जो है वो लंबे ग्रो होने चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग और लीव्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फॉडर क्रॉप है. ठीक है, तो इस तरह से हमें जो डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड. अगर फॉडर क्रॉप है, ब्रांचिंग ज़्यादा, उसमें लीव्स ज़्यादा होनी चाहिए. फ्रूट क्रॉप है तो छोटा होना चाहिए हाइट में, ब्रांचेस ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लावर्स ज़्यादा आनी चाहिए, तो फ्रूट ज़्यादा आएगा. अगर सेरल क्रॉप है तो वो भी हाइट में छोटा होना चाहिए, उसमें भी ब्रांचिंग कम होनी चाहिए बट उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो जाके सेरल्स ज़्यादा आएंगे. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंसिडर करेंगे. ठीक है. Then so here they've talked about green revolution. So green revolution is great increase in the yield of food grains, especially of wheat crop, was done in during 1970s in India, and that time was called as green revolution. So आपका homework है, you have to tell me who is father of green revolution in the entire world and in India, दोनों में बताना है. ठीक है. So green revolution has made the country self-sufficient into food, increasing in the buffer stock of food grains and improving economic condition of farmer. So they have provided employment opportunity to a larger population of our country. So we will do crop protection management and crop production management next time. I'll stop here for today. इसके regarding related जो questions है वो आपको homework में solve करने हैं. If you have any doubts then you can message me. Till then, bye. Take care.